हेलो क्लास, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ट्रैक। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड या तो कहो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो इससे जानने के लिए कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है, हम शुरू से शुरू करते हैं। व्यापार, ट्रेड क्या होता है और कैसे ये धीरे धीरे अपने गांव, मोहल्ले, देश, राज्य से हो करके अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे चला जाता है। और उस समय हम क्या देखते हैं, किन शर्तों पे व्यापार होती है, इन सब चीज़ों को हम जब समझते हैं अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े दायरे के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम जब बाजार करने को घर से निकलते हैं तो कहाँ से सामान खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं सामान। तो इसको जानने के लिए सपोज आप ऐसा समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका छोटा सा घर है, ठीक है। यहाँ पे भी अर्थशास्त्र किस हद तक लागू होता है आप इसे समझ सकते हैं कि आपके घर में मान लीजिए दो भाई हैं या दो बहनें हैं आप लोग। तो अगर आपके घर पे दोनों में से जो चाय अच्छा बनाता हो, दो लोगों में से जो चाय अच्छा बनाता हो, तो आपके पिताजी किसे कहेंगे चाय बनाने को? जब जाहिर सी बात है, जो अच्छा चाय बनाता है उसी को कहा जाएगा चाय बनाने के लिए। तो हम जब कुछ खरीदते भी हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? जहाँ पे किफायती होता है और क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलता हो। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी यही है कि हम बाजार में कंपटीशन मतलब कि हमें सबसे सस्ते मूल्य पे और सबसे अच्छी वस्तु जहां मिलेगी हम वहीं से खरीदेंगे। तो इकोनॉमिक्स जो है, बस यही खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ पे है कि कोई अगर किसी चीज को अच्छे मूल्य पर बना रहा है तो कैसे बना रहा है, किन शर्तों पे बना रहा है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स के दायरे पे आता है। इकोनॉमिक्स बस कहते हैं ना कि आम खाओ गुठली मत गिनो, इकोनॉमिक्स आम भी खाता है और गुठली भी गिनता है। और यहाँ तक ये भी बताता है कि ये गुठली अगर कहीं पर जाकर जमीन में लगेगी तो उसमें से कैसा आम फलेगा, इस चीज का भी प्रिडिक्शन करना इकोनॉमिक्स का ही काम है। तो आइए अब सीधे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को हम समझते हैं। तो जब आप अपने देश के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका तो काम इससे हो जाता है कि कैसे, कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है। लेकिन जब हम दो राज्यों के बीच में जब व्यापार होगा, जब ट्रेड होगा, तो उन किन शर्तों पे होगा, इस चीज को जब अध्ययन करेंगे इस चीज का, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के दायरे में आएगा वो चीज। तो हम अब इतना इंट्रोडक्शन शायद काफी होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करते हैं। तो ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो है, ये किन्होंने दिया? ये डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया और स्टुअर्ट मिल, रॉबर्ट टोरेस, ये सारे जो है इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के ऊपर थ्योरी दिया। तो आज हमारा जो केंद्र रहेगा टॉपिक, वो डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो हम समझते हैं पहले है क्या। अब ऐसा समझ लेते हैं कि आपके पास दो देश हैं, देशों का नाम सपोज कर लेते हैं कि एक ये कंट्री ए हो गया और ये जो है ये कंट्री बी हो गया, कंट्री ए और कंट्री बी। तो यहां पे अब सपोज कीजिए कि दो तरह के गुड्स हैं आपके पास। हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो दो तरह के गुड्स है वो आपके गुड एक्स मान लीजिए और गुड वाई मान लीजिए, गुड एक्स मान लीजिए और गुड वाई मान लीजिए, ठीक है। अब हम एक और चीज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जो गुड्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो कोई ऐसा गुड होगा, कोई एक ऐसा
वस्तु होगा जिसको बनाने में कैपिटल की मात्रा ज़्यादा लगती है, और कुछ कुछ गुड्स को बनाने में लेबर की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो ऐसे गुड्स जिसमें लेबर की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है एक यूनिट बनाने में, उसको हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव, और जिसको बनाने में कैपिटल ज़्यादा लगता है उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव गुड। तो अब ये भी बात है, जिस तरह से क्या बोलते हैं, लोगों में लोग अलग अलग तरह के होते हैं हमारे देश में या फिर किसी भी जगह पे। कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है। उसी तरह से देश को भी अलग अलग रीजन जो है, अलग अलग क्षेत्र जो है, कहीं की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। उसी तरह से क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो पूरा देश में, पूरा दुनिया भर में देश जो है, कोई देश कैपिटल इंटेंसिव है, कोई देश लेबर इंटेंसिव है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि बाजार में जिस चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा होती है उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है ना। जैसे कि आप बार बार किसी के पास चले जाइए, बार बार रोज मिलिए उससे, वो आपका वैल्यू करना कम कर देता है। इफ यू आर मोर अवेलेबल देन यू विल नॉट बी वैल्यूड, एंड इफ यू आर लेस अवेलेबल यू विल बी वैल्यूड मोर। ये तो नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, हम लोग जानते ही है ये चीज। तो अगर मान लीजिए कि कंट्री ए में कैपिटल बहुत ज्यादा है, और हम मान लेते हैं गुड एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, CI मतलब मैं इधर कैपिटल इंटेंसिव दिखा रहा हूँ, और गुड वाई जो है वो लेबर इंटेंसिव है, गुड वाई जो है वो लेबर इंटेंसिव है। उसी तरह से हम मान लेते हैं यहाँ भी वही चीज होगा, कैपिटल इंटेंसिव गुड एक्स और गुड वाई जो है वो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, ये कंट्री, इस कंट्री में लेबर कम है, इस कंट्री में लेबर का जो मात्रा है, इस कंट्री में जो लेबर का मात्रा है वो कम है, और कैपिटल का मात्रा ज्यादा है। और वही इस कंट्री में भी क्या है कि लेबर का मात्रा बहुत ज्यादा है और कैपिटल का मात्रा कम है। बढ़िया सिचुएशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जब लेबर कम है इधर, इसका मतलब यहाँ पे लेबर बहुत महंगा होगा। जब लेबर बहुत महंगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कि वाई को बनाने में जो कॉस्ट लगेगा, जो कॉस्ट आएगा मेरा वाई को बनाने में, वो कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियस सा बात है कि जब लेबर कम है तो लेबर का जो प्राइस होगा, वेज होगा, इस कंट्री में वेज हाई होगा, क्योंकि काम करने को मजदूर ही नहीं मिल रहा है। तो वेज जो है क्या होगा, हाई हो जाएगा। और कैपिटल जो है यहाँ पे, कैपिटल मतलब इंटरेस्ट रेट जो बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, है ना। मतलब आसानी से आप जो है टेक्नोलॉजिकल चीज, नया नया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सब कुछ कर सकते हैं आप आराम से। तो कंट्री ये जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे कैपिटल की मात्रा बहुतायत है और लेबर की मात्रा जो है वो कम है। तो जब लेबर कम है, इसका मतलब क्या है कि वेज जो है ज्यादा होगा। काम करने को लोग नहीं है तो आपको तो ज्यादा पैसा देकर काम करवाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे वेज ज्यादा हो गया है और इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे कम है, मतलब कैपिटल आपको आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे लेबर गुड वाई जो था मेरा, गुड वाई लेबर इंटेंसिव गुड है, जैसा कि LI मैंने लिखा है लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा, कॉस्ट आर हाई। किस चीज का कॉस्ट हाई, फॉर गुड वाई, फॉर गुड वाई, गुड वाई के लिए कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, गुड वाई को बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा है। वही जो है कैपिटल जब आपको आसानी से मिल जा रहा है, और गुड एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें कैपिटल जो है वो ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉस्ट एक्स को बनाने के लिए कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट इज लेस, क्योंकि आसानी से कैपिटल मिल जा रहा है। उलट यहाँ पे देखते हैं कंट्री बी कैसा सिचुएशन है। कंट्री बी में लेबर जो है वो, कंट्री बी में क्या हुआ है, कंट्री बी में लेबर जो है बहुत ज्यादा है और कैपिटल बहुत कम है। इसका मतलब कि यहाँ पे वेज रेट जो है वो कम है, यहाँ पे वेज रेट जो है वो कम है, और कैपिटल जो है, इंटरेस्ट रेट, कैपिटल के मात्रा जो है, पूंजी बहुत कम है, स्कार्स है इस जगह पे। तो जब पूंजी स्कार्स है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होगा।
ज्यादा मतलब दर पे आपको कैपिटल मतलब लोन जो हो गया वो बहुत महंगा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है। तो ऐसे केस में गुड एक्स जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हाई है, आप कैपिटल आपके पास है ही नहीं, इसका मतलब कि इसको बनाने में कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट इज हाई, बहुत पैसा लग रहा है इसको, लागत बहुत ज्यादा है इसका। और वहीं पर वाई को जो लेबर इंटेंसिव गुड है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, आसानी से बन रहा है, चीप, है ना। चीप मत, चीप नहीं बोलते, बहुत गंदा शब्द लगता है चीप, कितना गंदा है। इधर बोलते हैं कॉस्ट इज लो, कॉस्ट इज लो, ठीक है, लागत जो है वो कम है गुड वाई बनाने में। अब आप ऐसा समझिए कि अच्छा अभी हम लोग जब बात करेंगे इस थ्योरी का, जब बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे बाजार जो है खुला हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई देश भेदभाव कर रहा है कि दूसरा का सामान को यहाँ पे नहीं बिकने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, खुला बाजार है। अब आप समझिए कि आप झोला लेके निकले हैं बाजार में सामान खरीदने के लिए, ठीक है। आपके पास गुड एक्स गुड वाई दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। और गुड वाई जो है दोनों देशों में, ठीक है, स्टैंडर्ड सेम ही है, ठीक है। मतलब कि हम जो चावल उगा रहे हैं और बगल वाला बांग्लादेश जो चावल उगा रहा है, दोनों चावल सेम, ठीक है। एक चावल आप अब देखिए, ये जो है ये क्या हुआ, महंगा है, यहाँ पे चावल यहाँ पे महंगा बनाया ये देश। तो कंट्री ए का जो नागरिक है वो आया, जैसे कि मान लीजिए ये एक मार्केट मान लेते हैं, इस मार्केट में, ये मार्केट है, ठीक है। अब यही मार्केट में एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स ए एक्स बी, और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाई ए वाई बी, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम पर्सन ही नाम रख देते हैं। एक आदमी आया खरीदने के लिए, तब जब आदमी खरीदने के लिए आया है तो आप बताइए यहाँ पे कि एक्स ए जिसका क्या था, एक्स ए कॉस्ट इज लो, एक्स ए का क्या हुआ है, कॉस्ट लो है, सस्ता है, ये एक्स ए जो है वो सस्ता है क्योंकि उसका लागत ही कम लगा हुआ है, तो ये सस्ता भी मिलेगा बाजार में। और एक्स बी कॉस्ट इज हाई, मतलब कि अब वो क्या हुआ कि एक्स बी क्या होगा, महंगा होगा। वहीं पर वाई ए जो है, मतलब कंट्री वाई में कंट्री ए में जो वाई गुड बन के तैयार हुआ है उसका क्या है, कॉस्ट हाई है। वही कंट्री बी में जो आपका वाई गुड जो है बन के तैयार हुआ है उसका क्या है, कॉस्ट लो है। तो जो खरीदने वाला है, जब क्वालिटी सेम है तो आप किसको खरीदिएगा, ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग किसको खरीदेंगे, एक्स ए को खरीदेंगे, है ना, एक्स ए को खरीदेंगे। और जब हमको वाई गुड खरीदना हो तो किसको खरीदेंगे, वाई बी को खरीदेंगे, है ना। क्योंकि क्या है, हमको क्या चाहिए, चीप एंड बेस्ट चाहिए, चीप एंड बेस्ट तो हमको यही मिल रहा है, और तो नहीं मिल रहा है कोई चीप एंड बेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये कोई भी देश हो, ये कंट्री ए है या कंट्री बी है, दोनों में से कोई भी देश हो, डिमांड किसका ज्यादा होगा, जिसका डिमांड किसका ज्यादा होगा, जो सस्ता में सामान बेच दे रहा है उसी का डिमांड होगा ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंट्री बी का भी नागरिक है तो वो क्या करेगा, एक्स ए को प्रेफरेंस देगा, तो वो क्या करेगा, ये एक्स जो है वो बी को एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। अब बदले में इससे क्या ले लेगा, वाई ले लेगा इससे। तो मतलब क्या हुआ कि सामान जो है क्या हुआ, सस्ता वाला सही और चीप एंड बेस्ट जो है पूरा बाजार में फैल गया, ठीक है। ये आपका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। यहाँ पे अब हम बात कर देते हैं यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है, कि आपको उसका एक यूनिट बनाने में दूसरे देश के मुकाबले जो है आपको जो फायदा एडवांटेज मिल रहा है, एक्स्ट्रा एडवांटेज जो आपको मिल रहा है कि कंट्री ए जो है एक्स बनाने में उसको क्या हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है कंट्री बी के मुकाबले, कंट्री बी के मुकाबले उसको एक्स कमोडिटी बनाने में एडवांटेज मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसी को बोलेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। वहीं पर कंट्री बी को वाई कमोडिटी बनाने में एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि वहां पे लेबर जो है वो भारी मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ पे लेबर स्कार्स है, तो इसी को कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग इस थ्योरी का एजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिसिज्म तीनों चीज का बात करेंगे।
तो अब हम लोग रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का एजम्पशंस देख लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप कोई भी थ्योरी अगर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसका एजम्पशंस क्या है, उसके एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, आप उसके डायग्राम्स या फिर उसके टेबल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उनके क्रिटिसिज्म और फिर कंक्लूजन पे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहला चरण है एजम्पशंस की। तो एजम्पशंस क्या क्या है उनके? सबसे पहला कि देयर आर ओनली 2 कंट्रीज, कि 2 ही देश, जैसे पिछले मॉडल में हम लोग देखे थे अभी जस्ट कि 2 कंट्री का हम लोग ट्रेड का रीजन बताए थे। एक्चुअली क्या है ना, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को द बेसिक रीजन फॉर ट्रेड भी कहा जाता है। कि तो ट्रेड क्यों हो रहा है, क्यों हम दूसरे का सामान यूज करें, अपना सामान क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि हमारे यहाँ महंगा है, इसीलिए दूसरा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मुहिम चलता है ना, मेक इन इंडिया इस्तेमाल कीजिए, तो हमारा देश जो है, हम लोग अभी इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना जो है, वो उसका लक्ष्य सेल्फ सफिशिएंट होना ही रहता है। कि अगला जो दुश्मन देश है या फिर परदेश है जो, वो किसी भी तरह से हमारे ऊपर, हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर अपना हुकूमत ना चला सके। अगर हम बाहरी गुड्स के ऊपर, ऐसे नहीं हो, अभी आप मेक इन इंडिया का बात क्यों चल रहा है अभी? क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके, हमें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अगर हम निर्भर रहेंगे, ठीक है, वैसा ही समझ लीजिए कि आज के डेट में आप जो है मोबाइल्स के ऊपर निर्भर है बहुत ज़्यादा, जो कि अगर हमारा निजी देश का होता तो इकोनॉमिक तरीके से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा चीज़ होता है। लेकिन चूंकि ये विदेशों के यूँ कहे कि कंट्रोल में है ये सारा चीज़, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर होना भी आर्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो पहला है कि 2 देश है, इस मॉडल में 2 देश का बात करते हैं। दूसरा क्या है, 2 कमोडिटीज, 2 कमोडिटी का बात की है, जो कि पिछले एक्सप्लेनेशन में मैंने बताई था कि 2 तरह के कमोडिटी का बात कर रहे थे हम। एक था आपका लेबर इंटेंसिव गुड और एक था कैपिटल इंटेंसिव गुड। 2 तरह का कमोडिटी का बात कर रहे थे। अगला है सिमिलर टेस्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि सिमिलर टेस्ट इन बोथ कंट्रीज का बात क्यों किया गया है। देखिए, अगर मुझे चावल खाना पसंद है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी और को भी चावल खाना ही पसंद होगा। तो उसी तरह से कि अगर मुझे चावल खाना पसंद है और गेहूं सस्ता है, तो मैं अपनी पसंद को मार करके गेहूं का इस्तेमाल करने लगूं, आटा का इस्तेमाल करने लगूं, ये तो मुश्किल से ही होगा। ये तब होगा जब आर्थिक जीने मरने की नौबत आ जाएगी तब। तो सामान्य परिस्थिति में अगर चावल गेहूं से 10 रुपया 20 रुपया महंगा भी हो, तब भी मैं चावल ही खरीदूंगा, जब परिस्थिति सामान्य होगी तो, मतलब कि जब मेरे पॉकेट में पैसा है। उसी तरह से लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे रिकार्डो जो है अपना जो थ्योरी है उसका दायरा को सीमित करते हैं, क्योंकि रिकार्डो के काल में जो बहुत सारी देशों की इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी, वो कृषि के ऊपर निर्भर थी, कृषि के ऊपर निर्भर थी। और कृषि में आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब मशीन है। लेकिन और आज आप एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की ना जाने बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। बट उस समय में, उस काल में, 18वीं सदी में हमारे पास जो है ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे क्या बहुत सारे देशों में टेक्नोलॉजी नहीं थी ज्यादा। तो इसके कारण से क्या हुआ कि बहुत सारी देशों की अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी, कृषि पे निर्भर थी। और कृषि में हमें जब पता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या लगा सकते हैं, लेबर, और तो कुछ नहीं लगा सकते ना। आज आपके खेत में अगर धान बोना है तो एक आदमी मान लीजिए 1 कट्ठा धान को एक दिन में 1 कट्ठा धान का पेड़ धान का पौधा लगाता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब 2 आदमी हम लगाएंगे तो वो धान जल्दी लगेगा। अब जब जल्दी लगेगा तो जल्दी कटने का जो सीजन है वो जल्दी आएगा, वो धान जल्दी पकेगा, तो हम ज्यादा पैदावार कर सकेंगे। तो लेबर अगर हम लगाते हैं
और ये भी बात है कि अगर सही समय पर सही मौसम में अगर आप धान लगा दिए तो क्या होगा कि कृषि के ऊपर असर प्रकृति का होता है बहुत ज्यादा। तो अगर तो सही समय भी मायने रखता है कि सही समय पर अगर लगा तो आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बम्पर प्रोडक्शन होगा आपका। उसी तरह से इसीलिए रिकार्डो जो बोले हैं कि जो लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज के डेट में हम भले ना मानिए, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे, बहुतायत है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक कि कुछ भी ले लीजिए, हर जगह जहां भी आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिले वहां आपको समझ लीजिए कि फैक्टर्स मौजूद हैं ही। व्यापार में फैक्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं द सप्लाई ऑफ लेबर इज अनचेंज्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी देश में, कोई देश में लेबर का कमी है और दूसरी देश में लेबर का बहुत ज्यादा लेबर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उस देश का अचानक से परिस्थिति बदल जाए, अचानक से लेबर बढ़ गया वहां पे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो फिक्स्ड है, गिवन है। एक समय पर इतना लेबर काम करने के लिए है, 100 तो 100, 1000 तो 1000, कहीं पर इस तरह का कि लेबर का सप्लाई जो है वो चेंज नहीं कर रहा है अजम। अगला क्या है कि ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर इज होमोजेनस, कि जो लेबर है, एक एक यूनिट जो लेबर है वो समान काम करता है, समान अवधि में समान काम करेगा। ऐसा नहीं कि दो लेबर है, लेबर ए और लेबर बी, या फिर लेबर एक्स और लेबर वाई, दो तो लेबर है, दोनों अलग अलग काम कर रहा है, कोई बहुत तेज काम कर रहा है। ऐसा होता है वास्तविकता में, ऐसा है कि एक लेबर ज्यादा स्किल्ड है, दूसरा थोड़ा सा कम स्किल्ड है। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन से हम मान के चलेंगे कि दोनों लेबर जो है या फिर सारा लेबर का यूनिट जो है वो समान काम करता है। सिंपल सा डायरेक्ट रेशियो है कि 5 लेबर एक काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो 10 उसको 20 दिन में करेगा, 10 लेबर उसको 20 दिन में करेगा। ये समान कैलकुलेशंस हम लोग लेकर के चलेंगे। दूसरा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आर डिटरमिन्ड बाय लेबर कॉस्ट। अब जो कि हम लोग पहले ही बात किए यहाँ पे कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एकमात्र प्रोडक्शन का जो है आपका साधन है। तो जो प्राइस होगा, जो कमोडिटी का जो प्राइस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेबर कॉस्ट के ऊपर, कि टोटल लेबर को देने में लागत क्या आ रहा है। अगर 10 लेबर हायर किए हैं और वेज रेट आपका 10 रुपया है, इसका मतलब 100 रुपया लागत आएगा कुल मिला के। एक दिन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अजम्पशंस है, तो आप वीडियो पॉज करके ये अजम्पशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे जो अजम्पशन है वो क्या है? नेक्स्ट अजम्पशन इज द कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि हम जितना लेबर को इंक्रीज करेंगे, मेरा जो प्रोडक्शन है वो उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, ना कि उससे ज्यादा। ये तो आपका कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इसको कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अनचेंज्ड है, दोनों देशों में जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो क्या है? समान है, जो पहले था वही है। ऐसा नहीं कि अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं पर टेक्नोलॉजी में कुछ एक्सपर्टीज आ गया है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो देश में जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल पहले था वो बरकरार है उसी तरह से। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। अब यहाँ पे एक बात आता है ना कि दो देश है, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि दो देश है, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है। दो देश है, अब दो देश में यहाँ पे लेबर कैपिटल, यहाँ पे इस देश में लेबर ज़्यादा है कैपिटल कम है, और इस देश में लेबर कम है और कैपिटल ज़्यादा है, ऐसा सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है, देखो ये देश का जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इस देश के लिए है, और इस देश का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस देश के लिए है। हम फिनिश्ड गुड जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बट कैपिटल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या कर रहे हैं? उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लेबर जाके यहाँ काम करने लगा, ऐसा करेंगे तो ये जो लॉ ये थ्योरी जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वही फ्लॉ हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि लेबर जो है उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस थ्योरी के अंदर। इस तरह से यहाँ पे कैपिटल कम है, यहाँ कैपिटल ज्यादा है, तो कैपिटल इधर से इधर कर लिए, ये भी नहीं हो सकता है।
हाँ, लेकिन क्या होगा आपका जो लेबर और कैपिटल है, ठीक है, जैसे कि दो गुड्स है, गुड एक्स और गुड वाई, तो गुड एक्स को बनाने में भी तो लेबर और कैपिटल लगा होगा, और इस तरह से गुड वाई को भी बनाने में लेबर और कैपिटल लगा होगा। तो इस लॉ के अंडर क्या है कि ये देश जो है, इसको जिस कमोडिटी को बनाने में ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, वो अपना सारा लेबर और कैपिटल को क्या करेगा, उसी गुड को बनाने में क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, है ना। जैसे कि गुड एक्स और गुड वाई दो गुड है, और गुड एक्स में क्या होता है, लेबर ज्यादा लगता है और कैपिटल कम लगता है, और गुड वाई में लेबर कम लगता है, कैपिटल ज्यादा लगता है। तो अगर उसको गुड वाई को बनाने में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो अपना सारा संसाधन को डायरेक्ट कर देगा किधर जाने के लिए, गुड वाई वाले इंडस्ट्री में जाने के लिए, क्योंकि इसको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, और इसको ये क्या कर सकता है, अपना बाजार और साथ साथ विदेशों के बाजार में भी बेच सकता है, क्योंकि इसका जो प्राइस, इसका जो गुड है वो प्राइस कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि सेम क्वालिटी और सस्ता। ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है, ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये एजम्पशन को कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड है। अब हम लोग सब कोई प्रोटेक्शनिज्म के बारे में जानते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो फ्री ट्रेड है मतलब कि कोई देश किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सारा जो आपका लेबर कैपिटल जो भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, ये भी इसका एक अजम्पशन है। और नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण प्रतियोगिता है मार्केट के भीतर। तो ये आपके अजम्पशंस हो गए। अब चलिए इस थ्योरी के बारे में टेबल के माध्यम से समझते हैं इस थ्योरी को। अब हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का समझते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मान लीजिए हमने अजम्पशन में देखा था कि दो देश हैं, पोर्तुगल और इंग्लैंड, और दो कमोडिटी है, एक वाइन और एक क्लोथ। तो ये नहीं देखे कौन सा कैपिटल इंटेंसिव है कौन सा लेबर इंटेंसिव है, हम बस देखते हैं कि किस देश को एडवांटेज है बनाने में कोई भी एक चीज को। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दो कमोडिटी का बात कर रहे हैं, वाइन और क्लोथ का। तो अब जो हमारे पास ये डेटा है, इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या काम हो रहा है। तो अपना सारा संसाधन लगा करके पोर्तुगल जो है उसको एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाने में एक साल में मान लीजिए 120 लोग लग रहे हैं। वही जब क्लोथ का बात आता है, क्लोथ बनाना होता है, तो वो क्या करता है, वो 100 लेबर यूज करके, 100 यूनिट लेबर यूज करके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्लोथ बनाता है, ठीक है। इंग्लैंड जो है उतना ही वाइन को बनाने में एक साल में उसे 80 लोग लगते हैं, और क्लोथ को बनाने में 90 लोग लग रहे हैं। ये डेटा है हमारे पास। तो अगर हम देखें कि दोनों में से किफायती कौन है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम रेशियो बनाए उस देश का कि वाइन में क्या रेशियो है उसका, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 120/80। और वही इंग्लैंड का वाइन में क्या रेशियो हो जाएगा, इंग्लैंड का वाइन में रेशियो क्या हो जाएगा दोनों देश के बीच में, 80/120। हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो का देख रहे हैं, एक्सचेंज रेशियो का बात कर रहे हैं कि इसका इससे कंपेयर करके देख रहे हैं, रेशियो देख ले रहे हैं। वही क्लोथ में आ जाइए, क्लोथ में जब आएंगे तो क्या आ जाएगा 100/90, और यहाँ पे हो जाएगा 90/100। एक्सचेंज रेशियो जो होगा हमारा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेशियो हमारा निकल के आएगा कहीं ना कहीं 1.5। और क्लोथ का अगर हम इसका रेशियो देखें तो ये कहीं ना कहीं 1.1 के राउंड फिगर में है। और वही अगर हम इंग्लैंड का वाइन में देख लें तो कितना हो जाएगा, 2/3 विच इज इक्वल टू
0.6। और वही अगर हम इंग्लैंड का क्लोथ में देख ले तो 9/10 दैट इज नियर अबाउट 0.9। तो हमें देखने को मिल रहा है कि इंग्लैंड को दोनों चीज बनाने में पोर्तुगल से क्या है, ज्यादा एडवांटेज है। क्योंकि क्या हो रहा है कि इंग्लैंड जो दोनों के कंपैरिजन में इंग्लैंड जो है वाइन भी क्या कर रहा है, कम दर पे बना ले रहा है, कम मैन पावर यूज करके, कम लेबर यूज करके सेम क्वांटिटी ऑफ वाइन बना रहा है। वही क्लोथ भी जो है इंग्लैंड जो है वो कम मैन पावर यूज करके क्या कर रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ क्लोथ बना ले रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने में ये है कि दोनों कमोडिटी में से, वाइन और क्लोथ में से, इंग्लैंड जो है क्या चीज ज्यादा आसानी से बना रहा है, वो है वाइन। वाइन में उसका जो कंपैरेटिव कॉस्ट जो है वो कम पड़ रहा है। वहीं पे क्लोथ बनाने में कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा कॉस्ट है वाइन के मुकाबले। वहीं इंग्लैंड का वहीं पोर्तुगल का अगर हम बात करें, पोर्तुगल में क्या है कि पोर्तुगल जो है उसको वाइन बहुत महंगा बन रहा है, बट क्लोथ जो है वो बहुत वाइन से तो सस्ता दर पे ही बना रहा है। तो जो पोर्तुगल है वो क्या करेगा, पोर्तुगल अपना सारा जो रिसोर्सेज है, लेबर है, उसको वो डायरेक्ट कर देगा क्लोथ बनाने के लिए। और क्लोथ बनाने के लिए, और इंग्लैंड क्या करेगा, अपना सारा जो रिसोर्सेज है, जो लेबर है, उसको वो डायरेक्ट कर देगा क्या करने के लिए, वाइन बनाने के लिए। अब क्या करेगा कि वो क्या करेगा, क्लोथ जो है वो क्या करेगा, पोर्तुगल से इंपोर्ट कर लेगा, और अपना वाइन जो है, और ये जो पोर्तुगल जो है वो क्या करेगा, वाइन को, इंग्लैंड जो है वो क्या करेगा, वाइन को क्या करेगा, पोर्तुगल को एक्सपोर्ट कर देगा। दोनों तरीके से ये वाजिब हो रहा है क्या, कि क्लोथ इधर से मंगा लो और अपना जो वाइन है वो यहाँ पे 1.5 आपका कॉस्ट पड़ रहा है, जो आपका रेशियो है वो 1.5 के अराउंड आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से वाइन उसको दे देंगे, मुनाफा भी हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि वहाँ के बाजार में अगर लोकल मेड वाइन होगा, जो वही बना होगा, वो 1.5 के दर से मिलेगा, मतलब महंगा मिलेगा, 1.5 गुना ज़्यादा महंगा होगा इसके मुकाबले। तो क्या होगा, इसको वहाँ पे प्राइस कंपटीशन भी नहीं होगा, वहाँ से क्या करेगा, ये मुनाफा भी कमा सकता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, इसी तरह से ट्रेड काम करता है। तो अब हम इस डायग्राम के यूज माध्यम से हम समझेंगे कि ट्रेड आखिर कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है इसमें। तो ये जो हमारे पास इससे पहले जो डेटा हमने एक्सप्लेन किया था, उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे पीजी और ईएल, ये दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ईएल जो है वो इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और पीजी जो है वो पोर्तुगल का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इसका मतलब होता है कि इंग्लैंड जो है वो ओएल मात्रा में क्लोथ बना रहा है और ओई मात्रा में वाइन बना रहा है, और पोर्तुगल जो है वो ओजी मात्रा में क्लोथ बना रहा है और ओपी मात्रा में वाइन बना रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाइए कि यहाँ पे क्लोथ बनाने में पोर्तुगल को क्या हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है क्लोथ बनाने में, क्योंकि वो वहाँ का जो लेबर है वो क्या कर रहा है, वो कम लेबर जो है वो ज्यादा क्लोथ बना रहा है। और वहीं पे इंग्लैंड जो है वहाँ पे इसको क्या है, वाइन बनाने में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो अगर पोर्तुगल जो है क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ा दे, सारा अपना मैन पावर को क्या करे, वो ज्यादातर को वो डायरेक्ट कर दे किधर जाने के लिए, तो क्लोथ इंडस्ट्री को बूस्ट कर दे, तो उसका ऑब्वियसली क्या होगा, उसका प्रोडक्शन जो है वो ओजी से ओआर हो जाएगा, ज्यादा क्लोथ बनने लगेगा। ठीक है, और क्लोथ बन के क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो जा रहा है, उसका ट्रेड जो है वो ज्यादा होने लग रहा है। तो अब वो उसको क्या कर रहा है, ओआर मात्रा को एक्सपोर्ट कर दे रहा है किसको, इंग्लैंड को। पोर्तुगल जो है क्या कर रहा है, ज्यादा क्लोथ बना के एक्सपोर्ट कर देगा किसको, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड जो है एज इट इज क्या करेगा, वो वाइन का प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इंग्लैंड जो है वो वाइन का प्रोडक्शन जो है क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और क्लोथ का उतना ही रखेगा, या फिर जो भी सिचुएशन हो उसके अनुसार। तो ट्रेड जो है यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है, ऐसे ही होगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।